दोस्तों, बिहार चुनाव नज़दीक है। छठ पर्व का जो की शुभ बेला थी वो तो गुजर चुका है। महापर्व छठ बिहार का जो छठ पर्व होता है वो समाप्त हो चुका है और जो चुनाव का महापर्व है बिहार के लिए वो आने वाला है। उसकी तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। कल हमने जो है जंगल राज की बात की थी। जंगल राज बहुत प्रसिद्ध है बिहार में। बिहार के नाम पर जो है पूरे देश में प्रसिद्ध है और सभी दलों के नेता जो है ये जानते हैं कि जंगल राज का क्या मतलब होता है। लेकिन वो तो जंगल राज पहला हुआ, जंगल राज दूसरा भी हुआ। उसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं और बहुत लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जंगल राज जो 15 सालों तक उधर चला, फिर उसके बाद जो है दूसरी सरकार आई, गठबंधन की सरकार, और जंगल राज दूसरा इनके शासनकाल में चल रहा है। आज भी वही स्थिति है। अभी मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, उसमें देख सकते हैं आप कि किस प्रकार जो है लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। और खासकर जो है मुसहर समाज, जो आदिवासी समाज है, उनके साथ किस तरह का भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है। कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जा रही है और हमारी सरकार जो है ढोल पीट रही है कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोग स्कूल जा रहे हैं। शराबबंदी का तो सभी जानते हैं कि शराबबंदी कहाँ कहाँ बंदी है और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो यही नहीं है, आप किसी भी महकमे में चले जाएंगे, कोई काम होगा आपका, वो काम जो है बिना पैसे के नहीं होगा। छोटा से छोटा कर्मचारी भी जो है वो आपसे कुछ ना कुछ खर्चा मांग लेगा और आप बिना दिए काम करवा लेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ एक लोग होते हैं जिनका काम हो पाता नहीं, तो आप कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। मैं खुद भी देख चुका हूँ। मैंने भी कुछ चीज़ें काम की करवाई हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि आप कुछ खर्चा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा, रुका रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं स्पष्ट है कि ये जंगल राज द्वितीय है। कल हमने जंगल राज पहले की बात की थी, वो खूंखार था, दुर्दांत था, लोगों को घर से उठा लिया जाता था, अपहरण होता था, चलते फिरते आपके साथ कुछ भी हो सकता था। समय भी वैसा ही था, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा राजा। नंगा राजा था तो नंगा, वहाँ खुला जो आतंक फैला हुआ था, खुलेआम होते था। धमकी देना, अपहरण कर लेना, किसी की हत्या कर देना आम था। अब जंगलात दूसरे में भी जब आएंगे तो वही हाल है। सबसे ज़्यादा तो मैंने बालू बालू माफिया के बारे में सुना। ज़मीन कब्जा लेना, बालू माफिया का जो है उसका भी आतंक देखा मैंने कि किस प्रकार जो है घाटों पर जो गोलियां चलती थी घाट पे कब्जा करने के लिए। भले ही आपने लाइसेंस लिया है या नहीं लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सरकारी लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है बालू का बेचने का या उठाने का, लेकिन लोग उठाते हैं बंदूकों के बल पे। आप लड़ नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, और जिसके कारण जो है बहुत तरह की समस्याएं तो समाज में आती ही हैं। कमज़ोर लोग, गरीब लोग क्या बोलेंगे, कम पढ़े लिखे लोग तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो डर तो सबको है, लेकिन ये डराने वाले लोग कौन है और डरने वाले कौन है? दोनों एक ही राज्य के हैं, लेकिन वो सब शक्तिशाली हो रहे हैं या एक कमज़ोर हो रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकार ही वैसी है। सरकार वैसे लोगों को बढ़ावा देती है और झेलना उनको पड़ता है जो अनभिज्ञ हैं या गरीब हैं या जिनको कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन वैसे भी कानून को जानकर भी आप क्या कर लेंगे? कानून जान लेने के बाद भी आपको जो है क्या मिलने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला है। बिहार में ऐसी स्थिति है। अभी मैंने जो है एक डायन प्रथा से जुड़ा हुआ एक जो केस मैंने देखा, उसको मैंने अभी शेयर किया है कि किस प्रकार उसके पति को मार दिया गया। गांव वालों ने मिलकर मार दिया। उसकी जो पत्नी थी, जो महिला थी, उसके साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया, उसको भी जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये नवादा की घटना है। एक नालंदा का मैंने अभी वीडियो शेयर किया है इंस्टाग्राम से। उसमें आप देखेंगे कि वो महिला क्या कह रही कि उनकी भरी जवान बेटी जो है जवानी में ही मर गई, इलाज नहीं मिल पाया,
क्यों नहीं मिल पाया? सरकार तो कहती है कि हमने अस्पताल बनाए हैं, दवाइयाँ हैं वहाँ, डॉक्टर्स हैं। नालंदा बहुत फेमस है। नालंदा तो बिहार के मुख्यमंत्री जो निवर्तमान हैं उनका गढ़ है, उनका तो घर है वहाँ। लेकिन फिर भी जो है वहाँ के लोगों को जो है अस्पताल की सुविधा नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिल पाई, सही समय पे चिकित्सा नहीं मिल पाई। इस कारण से उनकी बेटी बड़ी जवानी में गुजर गई। क्या हमारे बच्चे इसीलिए जन्मते हैं कि हम और बच्चे जन्मे और जो सांसारिक परेशानियां हैं उसमें किसी झेल कर मर जाए? तो ऐसा तो नहीं है। तो ये इसका दोष किसको देंगे आप? कौन है वो व्यक्ति जो दोषी है? कौन है व्यक्ति वो? किसको आरोप देंगे आप? क्योंकि आपको तो कानून की जानकारी नहीं है, आप लड़ नहीं सकते। लेकिन जिनको जानकारी है वो क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो डॉक्टर जो इनको वहाँ नियुक्त किया गया था? कहाँ वो दवाइयाँ जो कहाँ गई? दवाइयाँ तो सभी जानते काला बाजारी भी होता है, और सिर्फ बिहार में ही नहीं होता, वो पूरे भारत देश का दुनिया में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ इस तरह की ज़रूरतें हैं लोगों को, वहाँ भी ऐसा होता है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, कोई शिकायत नहीं कर सकता। पत्रकारिता का तो स्तर आप जान ही रहे हैं कि बिहार में क्या है। बिहार के पूरे देश की ही स्थिति हुई है कि कोई के जो है किसी नेता के विरुद्ध में लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता है। धमकी तो तुरंत मिलेगी, हमारे यहाँ तो मिल जाती है। ठीक है। गलत का आप विरोध नहीं कर सकते हैं, गलत का विरोध करेंगे तो आपको धमकी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो यह है, यही जंगल आज दूसरा है। कहते हैं स्कूल बन गया, लेकिन कहाँ बना है? पता चला कि जाएंगे आप तो कोई रास्ता नहीं है, वो खेत के अंदर बना हुआ है, वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है, बीच में गड्ढा है, वहाँ पानी आ जाता है, बाढ़ के टाइम में पानी आ जाएगा या बारिश होगी तो पानी आ जाएगा, बच्चे उसे पार कर नहीं सकते हैं। तो टीचर की भी मौज है कि वो बहाना बन आराम से कर सकते हैं, भाई हमारे यहाँ तो बाढ़ आई हुई है, पानी आ गया है तो बच्चे नहीं आ रहे हैं। बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन जो मिलता है उसकी भी तो अलग कहानी होती है, उसको भी लोग बेच लेते हैं, और जो लोग बेचते हैं वो तो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। मेरे यहाँ एक कॉलेज है, कभी उसको अर्ध सरकारी मान्यता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, आज भी संभवतः वैसा ही है। और सरकार की ओर से उसको कोई सुविधा विशेष कर नहीं दी जा रही है। बीच में कुछ सुविधाएं थी जैसा मैंने सुना था, लेकिन अभी क्या है स्थिति, मैं भी उसको पूरा तो नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जानकारी है कि उस कॉलेज को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, जिस कारण से हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो है, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। और निकट के जो है कटिहार है, तो कटिहार में भी कुछ खास स्थिति नहीं है। जो खासकर जो विश्वविद्यालयों के बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति बनते हैं वो दूसरे राज्यों से आते हैं। किस प्रकार आते हैं ये हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि वहाँ किस प्रकार जो है कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। कोई पारदर्शिता है तो वो दिख नहीं सकेगा, क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या योग्यता है, उसकी बात आप बात नहीं कर सकेंगे। बस है, बन गया, बना दिया गया, क्योंकि प्रशासन ने चाहा, सरकार ने चाहा तो बना दिया। इन चीज़ों पे बात नहीं कर सकते हैं। अब बिहार में ऐसे ये लोग योग्य लोग हम मिलते नहीं हैं, ऐसा ही मुझे लगता है कि बिहार में वैसे लोग हैं नहीं, या बाहर भी जो बिहार के लोग पढ़ते हैं या बाहर बाहर हैं तो उनमें भी शायद योग्यता ऐसी नहीं मानी जाती है, खासकर उनके द्वारा जो बिहार का नीति निर्धारण करते हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जो उच्च पदों पर हैं वो बाहरी राज्यों के हैं, बिहार के नहीं हैं। बिहार के लोकल लोगों को जो उच्च पदों पे पदस्थापित नहीं किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। अगर होने वाले भी हों तो उनको कोई दूसरा दिया जाता है, उन चीज़ों पे नहीं दिया जाता है जो कि बिहार का नीति निर्धारण कर सके, बिहार के लिए जो आधार तैयार कर सके, जो बिहार के विकास का आधार बन सके। क्योंकि वो अगर बनेगा तो तय है कि बिहार के लोगों को तरक्की मिल सकती है, बिहार के लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई कि वहाँ जो 3 साल का कोर्स जो स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है, 3 साल में पूरा नहीं हो, 5 साल में पूरा हो, 6 साल में पूरा हो। और आप जानते हैं कि जो बच्चे 3 साल किसी ढंग से जो 3 साल पढ़ सकते हैं, उनको आप 2 साल ज़्यादा 3 साल ज़्यादा अगर खींचेंगे तो वो खर्च कहाँ से लाएगा? उम्र उसकी जाएगी, नौकरी का जो है नौकरी का दबाव उस पे रहेगा, घर के भी काम-काज होंगे, कमाने का जो है उस पे जो है दबाव होगा। क्या वो झेल पाएगा? इसी बीच पढ़ाई छूट जाती है। हो सकता है शादी-ब्याह भी हो जाती है बहुतों की।
वो घर द्वार देखेंगे, कमाएंगे कि फिर पढ़ाई जारी रखेंगे? अच्छा, पढ़ाई ही जारी नहीं रखेंगे तो ऊँचे पदों पे जाएंगे क्यों, कैसे? और अभी हाल में तो आपने देखा ही, या साल 2 साल हुए हैं कि किस प्रकार जो पेपर लीक हो रहा था, नीट का पेपर वहाँ 25 लाख 30 लाख में बेचा जा रहा था। कौन थे वो खरीदने वाले, कौन थे वो लोग बेचने वाले, कौन थे वो माफिया जो ये बेच रहे थे और कौन लोग खरीद रहे थे? क्या सरकार यह नहीं जान पा रही थी? तो हमारा तंत्र ही जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जान ही रहे, जंगल राज दूसरे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सचेत हों और ऐसे लोगों से बिहार को बचाएं, क्योंकि वर्तमान का जो उज्जवल भविष्य बनेगा वही आपका भविष्य हो सकता है। अगर नहीं कर सकेंगे सुधार तो फिर जैसा आपने झेला है वो आगे भी वैसे झेलते रहेंगे। तो अगर झेलना ही है तो फिर सही है। क्या हमारे यहाँ जो नालंदा है, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, विक्रमशिला आते थे, नालंदा आते थे, और भी मतलब सैकड़ों जो है महाविहारों की जो है का जिक्र आता है, जहाँ दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। और आज उसी बिहार में शिक्षा की स्थिति ये है, लोगों का जो आत्मसम्मान है, जो उनका खुद का सम्मान होना चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको तो मजदूर बनाना है, मजदूर को फैक्ट्री बना कर उनको बाहरी राज्यों में देना है, खासकर गुजरात, मुंबई और दक्षिण भारत के राज्यों में भेजना है। वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी लोग हैं, लेकिन वहाँ को जो है बदलाव होता है। और हमारे यहाँ ये होता है कि नेताजी हैं, नेताजी ही रहेंगे, वही नेता बनेंगे, कोई दूसरा नेता नहीं आ सकता है। तो इस चीज़ों को तोड़िए, अगर इन चीज़ों को तोड़ पाते हैं तो ठीक है, तभी बदलाव आएगा, तभी भविष्य बनेगा, तभी बिहारी सम्मान, बिहारी अस्मिता बनेगी। हम उसको बचा सकेंगे या उनको बना सकेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं बचा सकते, ना ही बना सकते हैं, क्योंकि बचने की तो बात ही नहीं है। अब बनाने के लिए फिर से मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे पास तो वो साम्राज्य नहीं है जो सम्राट अशोक ने खड़ा किया था, जो गुप्तों ने खड़ा किया था। तो इसलिए जो है यही एक समय है जब बिहार को बदलने की बात की जा सकती है, बिहार के लिए कोशिश की जा सकती है, प्रयास किया जा सकता है। तो हम प्रयास करें एक अच्छे बिहार के लिए, एक सम्मानित बिहार के लिए, और उस बिहारी के लिए जिन्होंने जो है दुनिया को बहुत चीज़ें दी हैं, उन बिहारियों के लिए जो दुनिया को जो एक नए आयाम देती है, जो विकास का डंका जो है बिहार से बजे, वो आयाम बिहार से ही चले। हम झारखंड को भी देखते हैं, बिहार से अलग कर दिया गया। झारखंड क्या था? बिहार का प्राण था। क्यों? क्योंकि वहाँ खनिजों के भंडार थे, समृद्ध था, वो समृद्ध है वो राज्य। उसको बिहार से अलग किया गया ताकि आज हम अब इन चीज़ों को झेल सकें, ताकि बिहार में जो बचे तो उसको भी हम लूट सकें, बिहार से मजदूर तैयार हो सके, उनको हम बाहर भेज सकें मजदूरी कराने के लिए। मैंने देखा है वो ट्रेन महानंदा एक्सप्रेस जो कटिहार से खुलती थी, महानंदा एक्सप्रेस है, और अभी भी जो एक ट्रेन चलती है आम्रपाली एक्सप्रेस, किस प्रकार वहाँ से मजदूर भर भर के भेजे जाते रहे। लोग जाते थे, पढ़ते पढ़ते लोग जो है पैसे की दिक्कत होती थी, बाहर भाग जाते थे, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे तो फिर वो काम जीवन कैसे यापन करेंगे। महानंदा एक्सप्रेस हो गया, बगल में मालदा है तो वहाँ से फरक्का एक्सप्रेस चलती है, वो भी मजदूरों की ट्रेन है। और 3 ट्रेन का तो नाम मैंने खुद ही गिरा दिया। और भी बहुत सारी ट्रेनें हैं बिहार से आने वाली या जाने वाली, जितनी भी ट्रेनें आप देखेंगे उसमें से आपको जो है 1/3 मजदूर ही मिलेंगे, बाकी लोग तो कम ही मिलेंगे, लेकिन मजदूर जरूर मिलेंगे। वो आपस में ही लड़ झगड़ के जाएंगे, जनरल बोगी होगी या स्लीपर भी होगा तो भी उसमें लद के जाएंगे, उनको जाना है। छठ पर्व में हमने देख लिया, उससे पहले भी मैं भी कुछ दिन पहले गोरखपुर से गया था, नेपाल की ओर गया था, लुम्बिनी, तो उस दौरान भी मैंने देखा कि किस प्रकार लोग आ रहे हैं, किस प्रकार जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी जनरल में ही आया था, जनरल में ही गया था, तो मुझे पता है कि उसकी हवा कैसी होती है, क्योंकि रिजर्वेशन बन नहीं सका और कम समय में मुश्किल हो रहा था, जाना जरूरी था। तो ये हमारी कहानी है। तो सोचिए, विचारिए, खुद के लिए चिंतन करिए, हमारे लिए ना करिए, अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करिए, कि क्या हम वही बिहारी हैं जिसका डंका विश्व में बजता है, क्या या वही बिहारी हैं जो मजदूर बन जाता है। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय। धन्यवाद।